नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, यानी कि निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है कि चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि आकलन के दौरान उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, यानी बच्चा विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहा है, अपने ज्ञान की रचना करने के लिए खोज कर रहा है, किसी से पूछ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव सेंस में ना कि अलग अलग तरीकों से वो अपने ज्ञान की रचना कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग। अब देखिए, घटना की रिकॉर्डिंग दो प्रकार से हो सकती है, या तो उसका वीडियो क्लिप बना लिया जाए, या फिर मान लीजिए बच्चा कोई सर्वे कर रहा है तो उसका सटीक डेटा लेने के लिए उसको मेंटेन करे, उसे कॉपी में लिखे, तो ये क्या है, इसे भी रिकॉर्ड तैयार करना कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ईवीएस के लिए, मूल्यांकन के लिए, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर पूछा गया है। तीसरा देखिए, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करना। अब यहाँ पर देख लीजिए, समूह क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि मान लीजिए कक्षा में अगर 100 बच्चे हैं तो एक 30 मिनट की कक्षा में क्या ये संभव है कि सबका मूल्यांकन किया जा सके इंडिविजुअली? संभव नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। इस वजह से क्यों ना सबको हम लोग ग्रुप्स में बांट दे, 5-5 के ग्रुप में बांट दे। अब टोटल 20 ग्रुप का हमें मूल्यांकन करना है, तो 20 ग्रुप को एक टास्क दे दिया जाए जो उसे फुलफिल कर पाएगा। निश्चित तौर पर उसका मूल्यांकन हो सकता है कि वो अच्छे से संप्रत्यय को सीख चुका है। ठीक है, तो ग्रुप में बांटना यहाँ पॉजिटिव सेंस में है, किसी की योग्यता के आधार पर ग्रुप में नहीं बांटा जा रहा, बल्कि मूल्यांकन करने के लिए ग्रुप में बांटा जा रहा है, बिना किसी योग्यता को आधार बनाते हुए। तो ये पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना चाहिए। ये जो तकनीकी भाषा, इसको अंग्रेजी में टेक्निकल लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, भाषा अपने आप को व्यक्त करने का एक साधन मात्र है। बच्चे का यहाँ पर ईवीएस में ज्ञान का मूल्यांकन करना है कि बच्चा ईवीएस में कितना जानता है, तो बच्चा सामान्य भाषा का प्रयोग करे या फिर तकनीकी भाषा का प्रयोग करे, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे को कितना ज्ञान है वह अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, इसके लिए बस भाषा है। और टेक्निकल लैंग्वेज जो है, जो तकनीकी भाषा है, वह प्राइमरी स्तर के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं बच्चे, इस वजह से ये निगेटिव सेंस में, और चूंकि निगेटिव था इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा कि तकनीकी भाषा का उपयोग करने से प्राइमरी स्तर के बच्चों का आकलन करते समय बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, रेनॉल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रेनॉल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। तो ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे को भी नन्हा वैज्ञानिक कहा था जीन पियाजे ने, यानी जिस प्रकार से वैज्ञानिक परत दर परत चीज़ों की खोज करते हैं, उसी प्रकार से बच्चा भी खोज करके अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ये उसके लिए पॉजिटिव है कि किस प्रकार से खोज किया जाता है साइंटिफिकली, वो कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना। अब देखिए, कहानी लिखने के लिए प्रेरित जब बच्चे को करना होगा तो उसके लिए अन्य विकल्प हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर किसी डॉक्टर की कहानी सुनाई जा रही है, तो इसका मेन मकसद ये था कि साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बच्चों को बताना, मतलब कि किस प्रकार से किसी चीज़ को खोजा जाता है, बल्कि कहानी लिखना यहाँ पर मेन उद्देश्य नहीं था। कहानी लिखने के लिए बच्चे को भाषा की लैंग्वेज में सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ईवीएस की कक्षा, इस वजह से ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचित कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चा अब जब अलग अलग कहानियों को इकट्ठा कर रहा होगा जिसमें खोज के बारे में बताई गई होगी, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे उसमें एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने, खोज करने, डेवलपमेंट करने, इन सब चीज़ों के लिए उत्सुकता उत्पन्न होगा और वो धीरे धीरे चीज़ों को खोज करके अपने ज्ञान की रचना करने के लिए प्रेरित होगा। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। ये भी पॉजिटिव है। कैसे? हम लोग अपने इतिहासों से ही सीखते हैं कि किस प्रकार
इतिहास में विभिन्न प्रकार की चीज़ें थीं या फिर उनको खोजी गई थी और वो हमें प्रेरित करती हैं आगे इस प्रकार के खोज करने के लिए। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। यानी कि देखिए दिए गए विकल्पों में ए सी डी आपका सही जवाब हो गया है। अब चलिए ऑप्शंस में ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए ए सी डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कक्षा है भाषा की, ईवीएस की कक्षा नहीं है, लैंग्वेज की कक्षा है। उसमें यात्रा जो थीम है, जो ईवीएस का पार्ट है, उसको एकीकृत करना चाहते हैं। यानी कि भाषा के माध्यम से, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उसके माध्यम से बच्चे को यात्रा जो ईवीएस का पार्ट है उसको बताना चाह रहे हैं, एकीकृत करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको जोड़ करके बढ़ाना चाह रहे हैं। आगे पढ़िए, आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया किस संसाधन का उपयोग करेंगे, तो बच्चा किसी चीज़ को तभी जल्दी सीख पाता है जब बच्चा उसमें खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो या फिर बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। ठीक है, इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। पहला देखिए दिया गया है, यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, यानी कि एक वीडियो क्लिप बच्चे को दिखाई जा रही है जिसे बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है। ये पॉजिटिव जरूर है, लेकिन बच्चा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है, इस वजह से हम लोग इसे निगेटिव मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यात्रा को बच्चे को समझाना है, तो यात्रा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चूंकि यहाँ पर सबसे उपयुक्त पूछा गया था, तो उपयुक्त वही होगा जिसमें बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। यहाँ पर वीडियो में बच्चे नहीं हैं, शामिल नहीं है, इस वजह से ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए यात्रा पर कविता। अब देखिए कविता का मेन उद्देश्य होता है बच्चों को आनंद दिलाना, इंजॉयमेंट इसका मेन उद्देश्य होता है। क्योंकि कविता में क्या होता है, लय होते हैं, तो उससे बच्चे आनंद लेते हैं। ठीक है, जैसे एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो इस टाइप की जब कविता बच्चे सुनते हैं तो उनको मजा आता है, यानी एक तरीके से आनंद के लिए कविता होता है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए यातायात के साधनों पर मॉडल यानी कि प्रतिमान बनाने की बात की जा रही है, तो बच्चे इसे देखकर उतना एक तरीके से अधिगम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हैं। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, देखिए बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव, तो जब बच्चा अपने अनुभव शेयर करेगा कक्षा में, तो निश्चित तौर पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है। और ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब अंतःक्रिया करते हैं तब उनका जो अधिगम होता है वो सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही करते हैं। और बच्चा जब अपना अनुभव कक्षा में शेयर कर रहा होगा, जाहिर सी बात है इंटरेक्शन कर रहा होगा टीचर के द्वारा या फिर किसी अन्य बच्चों के द्वारा, यानी अपने अपने अनुभव को वो बच्चे शेयर कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन कर रहे हैं, इस वजह से बच्चा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पा रहा है और साथ ही साथ अपने अनुभव भी शेयर कर रहा है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? मतलब कि एक बच्ची है जो कि अपने पड़ोस में एक भिखारी को देख रही है और उसे ऐसा लगता है कि उसके माता पिता उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो वो अपने टीचर से पूछ रही है कक्षा में कि उसके माता पिता, यानी जो भिखारी लड़का है, उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। तो इसको आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है सीटेट की परीक्षा में। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे। बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है, कभी भी बच्चे को उसके पाठ्यक्रम, उसके किताब तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि बच्चा पढ़ाई करके उसी समाज में जाएगा। ठीक है, तो समाज और विद्यालय एक दूसरे के आईना होते हैं। ठीक है, तो आप बच्चे को सीमित नहीं रख सकते केवल किताब तक, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या, यहाँ पर व्याख्या वर्ड आ गया। बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की। प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं वो व्याख्या, लेक्चर, ये सभी जो शब्द होते हैं वो उनके लिए निगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे। आप बच्चों को लेक्चर दे करके चले जाएंगे, व्याख्या दे करके चले जाएंगे, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो ये निगेटिव हो गया व्याख्या की वजह से, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इस विषय में शिक्षार्थियों के साथ अलग में चर्चा करेंगे। अलग में चर्चा करने का मतलब क्या हो गया? जो बच्चा प्रश्न पूछा है आप उसको अलग कक्षा के बाहर बता रहे हैं कि क्या था कंडीशन, क्यों नहीं स्कूल भेजते, इस टाइप की चीज़ें, या फिर उसको समझाने की कोशिश करेंगे उसके प्रश्न के अनुसार। तो इसका कुछ खास लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि जब आप पूरी कक्षा में इस
पर डिस्कस कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आज ये बच्चा प्रश्न पूछा है, अगले दिन कोई दूसरा बच्चा उसके मन में इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, अगले दिन किसी तीसरे बच्चे के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो आज अगर पूरी कक्षा के दौरान इसकी चर्चा कर ली जाए तो भविष्य में ऐसे बच्चे जिनके मन में ऐसे प्रश्न उठने की संभावना होगी, निश्चित तौर पर उनको पहले ही जवाब मिल जाएगा। तो यहां पर किसी बच्चे को अलग ले जाकर के डिस्कस नहीं करना है, बल्कि पूरी कक्षा के सामने डिस्कस करना चाहिए। तो ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए उसके अवलोकन की सराहना करेंगे, यानी बच्चा जो देख करके और अवधारणा बनाया था या फिर जिस प्रकार से वो सोच रहा था उसकी एक तरीके से सराहना की जाएगी टीचर के द्वारा और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। इसी बात पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो भी आपको डिस्कस करना है, किसी कॉन्सेप्ट को बताना है, किसी डाउट को बताना है, किसी एक ही बच्चे को अगर डाउट है फिर भी आप पूरी कक्षा में बताएंगे, अलग से नहीं बताएंगे। इसका लाभ ये होगा कि कुछ बच्चे कक्षा में संकोची होते हैं, वो कक्षा में प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर किसी डाउट को लेकर के आप किसी दूसरे बच्चे को ही पूरी कक्षा को बता रहे होंगे तो उससे क्या होगा, जो संकोची बच्चा है उसके भी डाउट को क्लियर करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को जब आप अवलोकन करने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो सिर्फ इसी बात के लिए अवलोकन नहीं करेगा कि भिखारी था उसको स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता है, उसमें सभी चीजों को देख करके उत्सुकता जन्म लेगी और वो आपसे आकर के प्रश्न पूछेगा। क्योंकि अगर आज आपने उसके प्रश्न को दबाने की कोशिश की तो उसकी उत्सुकता धीरे धीरे मर जाएगी और वो किसी भी नए चीज को भी देखेगा तो आपसे डरेगा प्रश्न पूछने में, क्योंकि आपने उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया था और उसे डांट करके भगा दिया था। तो यह सबसे बेहतर होगा कि जो भी बच्चा पूछ रहा है आप उसका सम्मान करिए और पूरी कक्षा में उसका डिस्कस करिए। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि। तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला कहा जा रहा है कि यह कक्षा की एक रास्ता यानी कि मोनोपोली से विराम प्रदान करते हैं, कि मतलब बच्चे बोर हो रहे हैं उससे बच्चों को छुटकारा देते हैं। तो खेल और पहेली केवल बोरिंग को खत्म करने के लिए नहीं किया जाता है, ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। विद्यालय हम लोग मजे करने नहीं जा रहे हैं। अगर बच्चा कुछ खेल भी रहा है या फिर पहेली भी सॉल्व कर रहा है तो उसका लक्ष्य है बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना, क्योंकि बच्चे को खेल के माध्यम से ही सिखाना है प्राइमरी में। तो बच्चा खेल के माध्यम से ही सीखेगा। इसका मतलब ये कतई भी नहीं कि बच्चा मजा करने स्कूल जा रहा है, वो सीखने ही जा रहा है। तो मजा करने की वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा विकल्प देखिए, इसका कक्षा में संपादन करना आसान है। किसी भी चीज़ का संपादन करना आसान हो या फिर कठिन हो, इससे मतलब नहीं है, बच्चे को समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये मेन फोकस होना चाहिए। तो आसान कठिन, टीचर के लिए काम आसान हो जाएगा, टीचर का काम कठिन हो जाएगा, इस प्रकार के जो भी विकल्प होते हैं वो हमेशा निगेटिव सेंस में होते हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। आज हम लोग रचनावाद की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2020 दोनों रचनावाद पर फोकस करता है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो थे वो रचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका ये मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करेंगे। अब जब बच्चे को पहेली पूछी जाएगी तो निश्चित तौर पर उनमें आलोचनात्मक चिंतन होगा, जिससे वो अलग अलग विधियों के माध्यम से उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी अपना पैटर्न अपने आप वो बच्चे बना रहे होंगे और अपना नया पैटर्न खोजने की कोशिश कर रहे होंगे। इससे बच्चे में क्या होगा कि एक तरीके से नई नई चीज़ों को खोजने का अवसर प्राप्त होगा और वो आलोचनात्मक चिंतन करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऑनलाइन कक्षा की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी। बच्चा दृष्टिबाधित है तो इसको किसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो या तो आप उसे मूर्त अवस्था में चीज़ों को देंगे ताकि वो चीज़ों को छू करके महसूस कर सके, लेकिन कक्षा चूंकि यहाँ पर ऑनलाइन है तो अब बच्चे को कुछ नया चीज़ नहीं दिया जा सकता, ठोस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप कंप्यूटर में घुस करके बच्चे को कुछ थोड़ी देंगे कि आप इसको छू करके महसूस करिए। तो चूंकि कक्षा ऑनलाइन है इस वजह से कोई भी उसे छू करके महसूस नहीं कराया जा सकता। यानी एक ही विकल्प बचा कि जिस भी विकल्प में बच्चे को मौखिक व्याख्या या फिर बच्चे को बोल करके समझाने की कोशिश की जा रही होगी वहीं आपका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है, उसकी श्रवण क्षमता है, यानी वो सुन सकता है, और चूंकि कक्षा ऑनलाइन थी इस वजह से बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को छूने के लिए नहीं दिया जा सकता। यानी बच्चा जिस भी विकल्प के माध्यम से सुन रहा होगा वहीं विकल्प आपका सही होगा। पहला विकल्प देखिए, आवाज़ में संदेश साझा करना, आवाज़ यानी कि बोलने की बात की जा रही है तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि बच्चा सुन सकता है। दूसरा देखिए, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा देखिए, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, देखिए ऑनलाइन कक्षा है, अगर सहपाठी उसमें बोलता है तो निश्चित तौर पर बच्चा जो दृष्टिबाधित है वो समझ पाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है। और चौथा देखिए, ठोस अनुभव का उपयोग करके, ठोस अनुभव का उपयोग करके नहीं किया जा सकता। क्यों? ठोस अनुभव मतलब कि छू करके, मूर्त अवस्था में चीज़ों को छू करके
एक तरीके से अनुभव करने की बात की जा रही है। कक्षा ऑनलाइन है तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए ए बी सी आपका सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन फिर आपके मन में एक डाउट उत्पन्न होना ही चाहिए कि इससे एक दो पहले प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जिस भी विकल्प में आपको व्याख्या दिखे वो हमेशा निगेटिव सेंस में होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार, क्योंकि बच्चे व्याख्या के माध्यम से नहीं सीख पाते हैं। फिर आपके मन में डाउट उत्पन्न होना चाहिए कि जब मैं उस प्रश्न में व्याख्या को गलत मान रहा था तो यहाँ पर मैंने इसको सही क्यों मान लिया। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है तो मान करके चलिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रश्न आपके मन में नहीं उठा तो अभी और आपको मेहनत करने की जरूरत है अपने ऊपर। अब चलिए इसका उत्तर मैं देता हूं कि यहाँ पर व्याख्या वर्ड पॉजिटिव कैसे हो गया। देखिए कक्षा जो है वो ऑनलाइन है, हमें परिस्थिति के अनुसार अपनी अवधारणाओं को बदलना पड़ता है। इसी को तो क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, मतलब कि समालोचनात्मक चिंतन की पूरी परिस्थिति को देखने के बाद से आप उसके गुण और दोषों पर चर्चा कर रहे हैं। यही तो है क्रिटिकल थिंकिंग कि एक जगह व्याख्या पॉजिटिव हो जा रहा है, दूसरी जगह व्याख्या निगेटिव कैसे हो जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव कैसे हुआ, इसको समझिए। कक्षा ऑनलाइन है यानी कि अब प्राइमरी स्तर का बच्चा भी है तो ऑनलाइन कक्षा में आप उसको खेल विधि के माध्यम से नहीं सिखा सकते। प्रैक्टिकली ये संभव ही नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अपने घर पर है तो वो कैसे खेल विधि के माध्यम से सीखेगा। इस वजह से हमारी मजबूरी हो गई कि अब बच्चे को लेक्चर दे करके व्याख्या करके ही बच्चे को सिखाना है। तो इस वजह से यहाँ पर इस परिस्थिति के अनुसार ये वाला व्याख्या जो था वो पॉजिटिव सेंस में है। और चूंकि उसके पहले वाला जो व्याख्या मैंने प्रश्न में आपको बताया था वो फिजिकल क्लास चल रही थी, यानी कि विद्यालय में क्लास चल रही थी। विद्यालय में अगर आप लेक्चर देंगे तो वहाँ पर बच्चा नहीं सीखेगा। देखिए ऑनलाइन कक्षा में बहुत कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ पर आप बच्चे को खेल के माध्यम से या फिर अन्य गतिविधियों का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से मजबूरी हमारी हो गई कि व्याख्या के माध्यम से ही बच्चों को सिखाना है। इस वजह से इस परिस्थिति में व्याख्या वर्ड यहाँ पर पॉजिटिव माना जाएगा और इसके पहले वाले में व्याख्या निगेटिव माना जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बच्चा श्रवण बाधित है यानी सुन नहीं सकता लेकिन देख सकता है, तो इसकी शैक्षिक आवश्यकता क्या हो गई। जब वो देख सकता है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। या फिर चूंकि यहाँ पर ऑनलाइन कक्षा में रूपांतरण किया जा सकता है यानी इसे चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, तो उसके लिए ये भी पॉजिटिव होगा कि उसके लिए पर्टिकुलर ऑनलाइन कक्षा ना चला करके ऑफलाइन कक्षा चलाई जाए। क्यों मैं कह रहा हूं कि ऑफलाइन चलाई जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर प्रश्न ही आपको छूट दे रहा है कि उसको ऑनलाइन कक्षा में रूपांतरण करना है, यानी ऑफलाइन कक्षा भी चल सकती है। ठीक है, इन्हीं अवधारणाओं को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की आवश्यकता लेकर के। विशेष शिक्षक कहने का मतलब कि देखिए बच्चा श्रवण बाधित है तो वो सुन नहीं सकता लेकिन वो देख सकता है, तो विशेष शिक्षक, जैसे कि आप लोगों ने दूरदर्शन पर पहले देखा होगा कि समाचार आता था जिसमें साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कि जो वक्ता था, जो एंकर था, वो कुछ बोलता नहीं था लेकिन अपने हाथों के इशारों के माध्यम से साइन लैंग्वेज जिसे बोलते हैं उससे श्रवण बाधित यानी कि जो सुन नहीं सकते उनको न्यूज संप्रेषित करता था, कम्युनिकेट करता था। तो यही विशेष शिक्षक हो गया कि साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसे बच्चे को पढ़ाया जाए। तो ऑनलाइन कक्षा में ये तो पॉजिटिव है, मतलब संभव भी है, तो ये आपका उत्तर होगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके। देखिए यहाँ पर फिर मैं वहीं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। आपको केवल वर्ड दिख करके लग रहा होगा कि ये निगेटिव सेंस में है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद यहाँ पर छूट दी गई है कि आपको रूपांतरित करना है, आपको कक्षा को बदलना है, ऑनलाइन कक्षा को बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो उन बच्चों के लिए जो कि एक तरीके से श्रवण बाधित हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध किया जाए। ये पॉजिटिव सेंस में हो गया यहाँ पर केवल वर्ड आने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ने आपको खुद छूट दे दी है कि एक तरीके से आप कक्षा में बदलाव कर सकते हैं। तो यही क्रिटिकल थिंकिंग है। एक ही शब्द एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह निगेटिव है। इन सभी बातों को, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आपके सीटेट में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और यही क्रिटिकल थिंकिंग आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करनी है कि किस प्रकार से एक ही शब्द कहीं पॉजिटिव हो रहा है और कहीं पर निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तीसरे विकल्प की बात करेंगे। उपशीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी में जोड़ना। तो ये पॉजिटिव है। कैसे? देखिए बच्चे को जब आप बता रहे हैं, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि न्यूटन के 3 नियम हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये बोल करके अगला बंदा तो सुन सकता है जिसके सुनने की क्षमता है, लेकिन
जो श्रवण बाधित है वो इसे नहीं सुन पाएगा। तो उसके लिए एक हेडिंग बना दिया जाए, शीर्षक बना दिया जाए कि न्यूटन के नियम, उसके बाद 3 कॉलम लिख करके न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, ये 3 उपशीर्षक बना दिया गया। उसके बाद से उपशीर्षक में जब न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ाया जा रहा होगा तो उसके अंदर 2 लाइन आप लिख दीजिए। तो इससे फायदा ये होगा कि जो बच्चा नहीं देख पा रहा है उसे जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, माफ कीजिएगा, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है वो कम से कम चीज़ों को देख करके समझ तो पाएगा कि हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और जो बच्चा सुन सकता है उसके लिए तो आप मौखिक वाचन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बच्चे को दोनों प्रकार के बच्चों को मदद मिल सकती है। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। और चौथा देखिए, अधिक दृश्य का उपयोग करके, तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बच्चा श्रवण बाधित है लेकिन उसकी नज़र ठीक है, वो देख करके दृश्यों को देख करके समझ सकता है। यानी चारों विकल्प इसके पॉजिटिव हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 देखिए ABCD इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सेवा पूर्व शिक्षक। सबसे पहले तो ये समझते हैं सेवा पूर्व शिक्षक कहते किसे हैं। तो जो अभी सर्विस में नहीं है, जैसे कि आप B.Ed और D.Led कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन सेवा में नहीं है, तो आप सेवा पूर्व शिक्षक माने जाएंगे, ठीक है। तो आपको लेकर के ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप अपने अंदर नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित, अभिरुचि को जानने के लिए किसका उपयोग करेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला दिया गया रचनात्मक आकलन उपकरणों का। रचनात्मक आकलन क्या होता है कि कक्षा के दौरान जब बच्चे को कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, उस कॉन्सेप्ट में बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कक्षा के दौरान ही उसका मूल्यांकन किया जाता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के तुरंत बाद, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है, ना कि शिक्षक का। तो ये निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर के मूल्यांकन के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर रचनात्मक जो मूल्यांकन हो रहा है वो छात्रों का मूल्यांकन होता है, तो ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन भी छात्रों का ही आकलन होता है, ये वर्ष के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है उसके संदर्भ में कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी चूंकि छात्रों का ही आकलन करने के संदर्भ में, तो ये भी आपका निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का, तो ये दोनों निगेटिव है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, स्व आकलन उपकरणों का। स्व आकलन यानी जो सेवा पूर्व शिक्षक है वह खुद से अपना आकलन करेगा, अपने मूल्य का, अपने व्यक्तित्व का, अपने हित का, अपने अभिरुचि का। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? देखिए, अंकुर समझाना है बच्चे को कि किस प्रकार से बीजों में अंकुरण होता है। जैसे कि चना आप देखते होंगे या फिर मूंग की दाल देखते होंगे, तो किस प्रकार से अंकुरण होता है ये बच्चे को समझाना है। तो पहले ऑप्शन में देखिए, चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, ये निगेटिव था क्योंकि बच्चे को क्रियाकलाप देना है और बच्चा जब तक एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक तरीके से बच्चा खुद करके नहीं देखेगा, तब तक वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। चित्र के साथ चार्ट तैयार करने से बच्चा एक तरीके से उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि वो बस चित्र बना रहा है, उसी में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से अंकुरण होता है वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा। इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बीज को गमले में लगाना, ये भी आपका निगेटिव है। कैसे? आप तो कहेंगे कि बीज को जब पौधे में लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका अंकुरण देखा जा सकता है, वो पौधा किस प्रकार से बना, लेकिन क्यों निगेटिव है इसको समझिए। यहाँ पर अंकुरण विधि की बात की गई है। अंकुरण क्या होता है? जो बीज है जब वो नमी पा करके इसका जो बाह्य आवरण है वो खुल जाता है, और खुलने के बाद से यहाँ से एक पहली संरचना नीचे निकलती है जो कि उसका जड़ बनाती है, और उस बीज उसके बाद से आवरण फटने के बाद से ऊपर उठ जाता है और इसके बीच में से एक पत्ती, पहली पत्ती निकलती है। तो अंकुरण क्या है? सबसे पहले इसका जड़ वाला पार्ट नीचे निकला था। अब चूंकि जब आप गमले में पौधे को लगा देंगे तो वो तो मिट्टी के अंदर जड़ जा रहा है ना, तो बच्चा देखा कहाँ कि अंकुरण हुआ, वो तो जड़ मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट देख पा रहा है जो कि जड़ के ऊपर वाला पार्ट है। बच्चे को अंकुरण बताना था जो कि जड़ वाला पार्ट था, तो गमले में लगाने के बाद से वो मिट्टी से दब गया और वो अंकुरण यानी कि जड़ वाले पार्ट को देख ही नहीं पा रहा है, इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए, वीडियो क्लिप दिखाना। वीडियो क्लिप दिखाकर भी बच्चे को यहाँ पर पॉजिटिव जरूर है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉजिटिव तब होता जब बच्चा खुद उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होता, क्योंकि बच्चा खुद क्रियाकलाप में शामिल होता है। वीडियो दिखाने से बच्चा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं है, इस वजह से ये निगेटिव होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब मूंग के दाल से अंकुर निकलते हुए बच्चा देख रहा है, तो ये यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि ये गमला में या फिर मिट्टी में या फिर ज़मीन में बोया गया है, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर ही होगा, मतलब बच्चे के प्रत्यक्ष सामने होगा। तो जब मूंग से पहला वाला जो निकलता है जड़नुमा संरचना, उसे अंकुर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, और इस वजह से ये जो क्रियाकलाप है वो बच्चे को अंकुरण विधि समझाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक EVS की अध्यापिका ने अपने कक्षा में
छात्रों को अपनी छत पर या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन यानी अन्न को खाने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, ध्यान से समझिएगा। कक्षा 3 के बच्चे हैं तो उनको टीचर ने ये कहा कि एक कटोरा लीजिए और उसमें कुछ अनाज के दाने रख दीजिए और अपनी छत पर रखिए और छत पर छाए में बैठ करके आप इसका अवलोकन करिए कि कौन कौन से पक्षी इसको आ रहे हैं खाने, और उसका पूरा डाटा बनाइए, एक ब्यौरा तैयार करिए। ठीक है, तो ये ब्यौरा जो है वो बच्चों में किस प्रकार के कौशल को विकसित करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाभकारी होगा, आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है छात्रों को घर में व्यस्त रखना। तो छात्रों को घर में व्यस्त रखने के लिए उसको होमवर्क भी दिया जा सकता था। ये जरूरी थोड़ी है कि उसको छत पर अनाज ले जा करके और ये उसको व्यस्त रखने के लिए किया जा रहा है। उसको और भी तरीके हो सकते थे। ठीक है, उसके माता पिता को कोई टास्क दिया जा सकता था कि आप बच्चों के साथ ये टास्क करिए, उसमें भी बच्चे बिजी रहते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक बच्चों में कौशल विकसित करने के लिए किया गया है, ना कि व्यस्त रखने के लिए किया गया है। इस वजह से ये आपका निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। अब जो पक्षी लुप्त होने की कगार पर है, क्या वह उस बच्चे के छत पर अनाज खाने आएगा? वो तो खुद समाप्ति के कगार पर है, तो वो कहाँ आ रहा है अनाज खाने? ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। और अगर मान लीजिए इनकेस लुप्त प्राय पक्षी आ भी रहा है, तो वो बच्चा कैसे जानेगा कि इसकी संख्या कम है, इसकी संख्या अधिक है? वो उसके संज्ञान में नहीं है, तो ये निगेटिव सेंस में है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो जीवित प्राणियों के लिए सहानुभूति बैठाने के अन्य भी तरीके हैं कि आप अपने पास पड़ोस के जो जानवर हैं उनको भोजन दीजिए, या फिर उनको एक तरीके से जानवरों को नहीं मारना चाहिए, इस प्रकार की बातें बताई जानी चाहिए थी। उसको छत पर अनाज रखने के लिए इस प्रकार का कहना एक तरीके से यही जरूरी नहीं था कि इसी के माध्यम से सहानुभूति बच्चे में डेवलप की जाए, अन्य भी विधियां हो सकती थी, इस वजह से आपका निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। यहाँ पर अवलोकन कौशल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों में अवलोकन कौशल का विकास टीचर के द्वारा किया जा रहा है कि कौन कौन सी पक्षियाँ उस अन्न को खाने के लिए आ रही हैं, इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, इसका आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे में इससे अवलोकन कौशल का विकास होगा, क्योंकि बच्चे बैठ करके देख रहे होंगे कि आखिर कौन कौन सी पक्षी उस अनाज को खाने आ रही है। तो तीसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सीटेट के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।